नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास, आधुनिक भारत। तो आज का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा स्वतंत्रता और विभाजन की ओर भारत। जब भारत स्वतंत्र होने की तरफ था और विभाजन जानते हैं आप कि भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य निकल के आए थे उस समय, जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 के तहत। तो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, पर पाकिस्तान की मांग उठाई थी इन्होंने 1940 में। पढ़ लेते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। और स्थापना कहाँ हुई थी? भारत के ढाका में हुई थी। याद रखना है, ढाका में इसकी की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन अमृतसर में आयोजित किया गया था। आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। तो अमृतसर में इसका, और आगा खां पहले के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में इसमें शामिल होते हैं, कांग्रेस को छोड़कर। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग पाकिस्तान राज्य की मांग की थी। यह 1940 तक नहीं था कि लीग ने नए मुस्लिम राष्ट्र के गठन का आह्वान किया जो मौजूदा भारत से अलग होगा। मुस्लिम लीग को डर था कि एक स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का क्या रहेगा, वर्चस्व रहेगा, इसलिए उन्होंने मांग की। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत 1947 के विभाजन के समय एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी थी, दो राष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी निकल के आई थी। पूछा जाता है भाई टू नेशन थ्योरी किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की है। कब की? 1940 की है। कौन सा सेशन है? लाहौर सेशन है। जिन्ना ने लाहौर में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने 1940 में एक राष्ट्र के रूप में रहने की असंभवता की बात की थी कि नहीं रह सकते बोल के। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली उन्होंने दिया था। मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को उद्धार दिवस के रूप में मनाती है, ठीक है ना। ऐसे उस दिन यानी शायद कांग्रेस जो 1935 के एक्ट के थ्रू क्या होता है कि 1937 में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। और कितने थे यार, 11 में से शायद 11 जगह, कितने जगह हुई थी, पर मान के चलो अगर 11 जगह तो उनमें से 9 जगह अपनी सरकार बना लेती। एक जगह नहीं बनती किसकी? मुस्लिम लीग की सरकार। एक जगह वो बनती है, तो वो बनती है किस बोल सकते हैं कोलाइजन के थ्रू, गठबंधन के द्वारा। तो होता कि 1939 में जब बोल सकते हैं कि भारतीय सेना को अंग्रेज क्या कर देते हैं 1939 में, आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो भारतीय सेना को धकेल दिया जाता है बिना पूछे हुए किन से, कांग्रेस से। तो कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और उसमें क्या कर देती, त्यागपत्र दे देती है। और उसी दिन मुस्लिम लीग क्या कर देती, उद्धार दिवस घोषित कर दी थी 22 दिसंबर 1939 को। ये आप याद रखना, ठीक ना। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 1946 में इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई अलग नहीं होना, ठीक है ना। इसलिए बोला कि अगर अलग नहीं होने दोगे तो उसको बोला डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है, याद रखना है। तो डायरेक्ट एक्शन डे इसलिए कि बोल के हमें तो अलग होना ही होना है, अगर अलग नहीं होने दोगे तो हम क्या करेंगे, अब अहिंसा पे उतर जाएंगे। ये थोड़ा आप दिमाग में रखना। इनमें से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का सदस्य था? लक्ष्मी सहगल। अगर आज़ाद हिंद फौज की बात की जाए तो उसमें एक नेहरू बटालियन थी, एक बॉस बटालियन थी, एक गांधी बटालियन थी, और एक थी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। तो उसका जो बोल सकता है एड ऑन कर रही थी वो कौन थी? लक्ष्मी सहगल ही थी। तो आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था। गठन हुआ था 1942 में, दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। इसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता था। और इसके संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह, ठीक है ना। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की गई थी। 1941 में इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की गई, लेकिन वह असफल रही। उसके बाद ज्वाइन करते सुभाष चंद्र बोस 1943 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय सेना के कमांडर इन चीफ रहते हैं। लक्ष्मी सहगल की अगर बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की सदस्य थी। आमतौर पर भारत में कैप्टन लक्ष्मी के रूप में वो जानी जाती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। वह झांसी रेजिमेंट की रानी, भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट की नेता थी। उसे मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और मार्च 1946 तक वह बर्मा में रही थी। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो भारतीय राज्य की, ये यूपी की बनती है, पहली राज्यपाल थी किसी भी राज्य की, महिला राज्यपाल, ठीक है ना। 47 लेकर 49 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई। नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और इस तरीके से भारत की पहली महिला बन गई थी जिन्होंने कांग्रेस को क्या किया था, प्रिसाइड किया था। इससे पहले एक और महिला थी, एनी बेसेंट, ठीक है ना। वो था आपका कलकत्ता सेशन, पर वो कैसी थी? विदेशी महिला थी। भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अरुणा आसफ अली, बहुत बड़ा नाम है, एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। दिल्ली की पहली मेयर के रूप में भी उन्हें क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की बोल सकते हैं क्या है, बहन है, और भारतीय राजनीतिज्ञ थी। पूर्व स्वतंत्र भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली महिला थी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ये भी आपने याद रखना है विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में।
इनमें से कौन वर्ष 1939 में सभी प्रांतों से भारतीय मंत्रियों के इस्तीफे का कारण था? अभी तो बताया। होता क्या है कि वो क्या होता है कि प्रांतीय सरकार की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर देते हैं, झोंक दिया जाता है। उससे कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, चिढ़ जाती है और वो इस्तीफा दे देती है सरकार के, ठीक है ना। उससे तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, यहाँ से शुरुआत हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राय से परामर्श किए बिना युद्ध के लिए भारत के समर्थन की घोषणा कर दी। युद्ध के प्रयास में सहयोग करने की भारतीय पेशकश की 2 बुनियादी शर्तें थी। तो याद रखना 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है, 3 सितंबर को ब्रिटेन कूद जाता है युद्ध में। युद्ध के बाद एक स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना को निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जानी चाहिए, तभी भारत सहमत होगा या भारत के नेता सहमत। तत्काल केंद्र में एक सही मायने में जिम्मेदार सरकार के किसी भी रूप की स्थापना की जानी चाहिए। वाइस राय लिथगो थे उस समय, तो इस प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। यह स्पष्ट हो गया था कि युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की अपनी पकड़ ढीली करने की कोई मंशा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को दुश्मन मानने को तैयार थी। इस प्रकार भारतीय मंत्रियों ने 1939 में सभी प्रांतों से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। और फिर क्या होता है, उद्धार दिवस के रूप में मना देती कौन, बोल के मुक्ति दिवस, उद्धार दिवस के रूप में मना देती कौन, आपका मुस्लिम लीग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को सामने रखा था? वो थे एम एन रॉय, ठीक है ना। भारत में कहा जाता है कि 1934 की बात है और इन्होंने यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये जो थी ये इन्होंने की थी ताशकंद में, 1920 की बात है। तो भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को पहली बार एम एन रॉय द्वारा सामने रखा गया था। उन्होंने 1934 में इस विचार का सुझाव दिया था और 1935 में कांग्रेस भी इसे क्या कर देती है, अपना लेती है आइन से। ये आपने याद रखना है। एम एन रॉय भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे। वे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। एम एन रॉय द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1935 में एक घटक विधानसभा की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने फिर से एक विधानसभा के लिए तर्क दिया। मांग को आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार कर लिया था 1940 में। जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना के सूत्रधार कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं। वहीं बी एन राव जो आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की राजधानी क्या थी? तो अनंतिम बोला जाता है वो थी पोर्ट ब्लेयर। ये आपका अंडमान में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अंडमान निकोबार की राजधानी और आज़ाद हिंदू फौज ने बनाई थी। स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार जिसे आज़ाद हिंदू फौज के नाम से जाना जाता है की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में थी और प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है किसको, सुभाष चंद्र बोस को। निर्वासन के समय रंगून और सिंगापुर में भी इसकी राजधानियाँ थी। 21 अक्टूबर 1943 को भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए धुरी शक्तियों के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इसे सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्वासित सरकार के रूप में स्थापित किया गया था। और बोल सकते हैं किसने समर्थन दिया था, जापान ने। जो धुरी राष्ट्र उन्होंने समर्थन दे दिया था, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटेन किस में था, दूसरे पक्ष में था। इसे सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्वासित सरकार के रूप में स्थापित किया गया था। जापान की शाही सरकार ने इसे पूंजी और जनशक्ति प्रदान करके इसका समर्थन किया। भारत की अनंतिम सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, राष्ट्रवादी चीन और फिलीपींस द्वारा मान्यता दी गई थी। जापान की मदद से उसने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुक्त कराया। मार्च से जुलाई 1944 तक इसने इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ हार हो जाती है। ऑपरेशन यू चलाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिश हो सकता है आर्मी के द्वारा। जापान की हार के बाद 18 अगस्त 1945 को इसे विस्थापित कर दिया गया था। आईएनसी के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष दिसंबर 1929 में, आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भारत पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करता है। तो कांग्रेस ने 1928 में सरकार को 31 दिसंबर 1919 तक भारत के अधिराज्य पद को साकार करने के लिए कदम उठाने का अल्टीमेटम दिया। अगर यह विफल रहा तो कांग्रेस एक जन आंदोलन शुरू कर देगी। वाइस राय उस समय थे इरविन ने देश को अधिराज्य पद का आश्वासन दिया, लेकिन अधिराज्य मतलब डोमिनेंस स्टेटस, लेकिन उनकी योजनाओं को ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। इसके अलावा साइमन कमीशन देश का दौरा कर रहा था ताकि यह सिफारिशें की जा सके कि आगे का संवैधानिक सुधार क्या किए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने आगे के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की, न कि अधिराज्य पद को कैसे वास्तविक रूप दिया जाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को अधिराज्य का दर्जा देने से इनकार करने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चिढ़ गई और इसलिए उसने अपना रुख बदल दिया। कांग्रेस ने अधिराज्य पद के बजाय पूर्ण स्वराज की क्या कर दी थी, मांग कर दी थी। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को अपना लिया था और 26 जनवरी से क्या स्वाधीनता दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पक्ष लिया कि यदि युद्ध के बाद भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने का वादा किया जाता है
तो अंग्रेजों का सहयोग करेगा। यदि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती तो अंग्रेजों के सहयोग, हाँ यही था, अगर आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हो तो हम आपकी क्या करेंगे, इसमें सहायता करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ये आप याद रखना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भारत की स्वीकृति के बिना भारत को युद्ध में घसीटने के लिए ब्रिटिश सरकार पर क्रोधित थे। बताया था 1939 में क्या कर देते हैं, इस्तीफा भी दे देते हैं। लॉर्ड लिंथगो ने बिना किसी परामर्श के जर्मनी के साथ युद्ध में भारत की घोषणा 3 सितंबर आप जानते हैं 1939 को। ब्रिटिश प्रशासन युद्ध के लिए भारतीय समर्थन को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक था। ब्रिटेन को नाजियों द्वारा जब्त किए जाने का खतरा था और इसके आलोक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना रुख बदल दिया। इसमें कहा गया कि भारत में अंतरिम प्रशासन को अधिकार दिया जाता है तो यह युद्ध के लिए समर्थन का क्या करेगा, समर्थन प्रदान करेगा। वायसराय लिनलिथगो, यार इसका नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा, वायसराय लिनलिथगो ने जब तब प्रस्तावों की एक श्रृंखला पेशकश की जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्या था, युद्ध के प्रयासों में सहयोग करने की भारतीय पेशकश की 2 बुनियादी शर्तें होंगी। युद्ध के बाद एक स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना को निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जानी चाहिए। केंद्र में तत्काल किसी न किसी रूप में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। तो इससे पहले कि भारत पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो सके, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसे स्वतंत्र घोषित किया जाए या प्रभावी शक्ति को इसे हस्तांतरित कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को क्या कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था और आपका ऑगस्ट ऑफर फेल हो जाता है। और कांग्रेस ने अपने मंत्रियों के साथ क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में आयोजित INA परीक्षण में नियुक्ति में से कौन शामिल नहीं था? आपके गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे, प्रेम सहगल थे, ये लक्ष्मी सहगल के पति हैं, ठीक है ना, और शहनवाज खान थे। मोहन सिंह नहीं था, मोहन सिंह जो थे आपके वो संस्थापक सदस्य रहे किसके, INA के 1943-42 में। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के परीक्षणों को लाल किले के परीक्षणों के रूप में जाना जाता है। प्रेम कुमार सहगल थे, GS ढिल्लों थे और आपके SS खान थे। पहले 3 INA अधिकारी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रतीक बन गए थे। INA परीक्षण नवंबर 1945 में लाल किले में शुरू हुआ। INA परीक्षण नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय परीक्षण था। यह परीक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशद्रोह, हत्या, यातना और दुष्प्रेषण के विभिन्न आरोपों के लिए था। ब्रिटिशों ने लगभग 23,000 INA सैनिकों को पकड़ लिया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन पर राजद्रोह का क्या लगाया था, आरोप लगाया था। किस अधिवेशन में अरविंद का केस लड़ा जाता है? जैसे एक नाम भूल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है पर भूल रहा हूँ अभी, आप देख लेना। और बाकी सरदार पटेल रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, तो वो लड़ते हैं INA की तरफ से, ठीक है ना, कोर्ट केस। किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? ये था बम्बई अधिवेशन, स्पेशल सेशन था 1900 बोल सकते हैं 42 का, ठीक है ना। वैसे अमूमन जो सेशन होते थे किसके, कांग्रेस के, वो होते थे दिसंबर में, पर ये कर दिया जाता है लगभग आपका अगस्त के आसपास कर दिया जाता है। तो लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपना भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती को अंकित करने के लिए 1 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था 50 साल कंप्लीट होने पर। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का तत्कालीन कारण क्या था? मांगों को पूरा करने की क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता। ब्रिटिश, हाँ यही था, क्रिप्स प्रस्ताव की वजह से फेल हो जाता है 1942 में, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के बाद अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया जाता है। यद्यपि गांधी जी को एक बार में जेल में डाल दिया गया था, याद रखना, लीडरलेस मूवमेंट बोला जाता है इसे। युवा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई की। भूमिगत प्रतिरोध में विशेष रूप से सक्रिय कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे, जैसे जयप्रकाश नारायण भी यहाँ से निकल के आते हैं। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकारी घोषित कर दी गई। अंग्रेजों ने बहुत ताकत से जवाब दिया, फिर भी विद्रोह को दबाने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। भारत छोड़ो वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाया। इसने विशेष रूप से उन युवाओं को उत्साहित किया जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जेल जाने के लिए अपने कॉलेज छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।